हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे डी ऑर्बिटल में पाए जाने वाले। हम ध्यान से पीरियोडिक टेबल में देखें तो हम देख सकते हैं कि एस तथा पी ब्लॉक के मध्य डी ब्लॉक प्रेजेंट होता है, जिसमें अगर हम वर्गीकृत करें तो 3D, 4D और 5D के आधार पर हम इसे समझ सकते हैं। और भी अच्छे से अगर हम इसकी डेफिनेशन देखना चाहें तो आप समझ सकते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वे सभी एलिमेंट्स होते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते समय वे सभी एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाता है उसे हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसा कि हमने पहले ही सीखा था कि एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होने वाला है और यह एक लॉन्ग फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पर आप डी ब्लॉक में पाए जाने वाले सभी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के आधार पर देख सकते हैं। यदि आप ध्यान दें तो प्रथम लाइन में आप देखें स्कैंडियम से लेकर जिंक तक जितने एलिमेंट्स हैं वे सभी 3D सीरीज़ के कहलाते हैं। अर्थात इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। इसके बाद यटरबियम से लेकर कैंडियम तक आने वाले 10 इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? 4D एलिमेंट्स कहलाते हैं। अर्थात इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D सबसेल में जाता है। फिर 5D, जिनमें आप स्टार्ट करें तो लेंथेनम से स्टार्ट होता है और लेंथेनम से जाने के बाद ये मरकरी पर समाप्त होता है। इसमें भी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D सेल में प्रेजेंट होता है। इसके बाद 6D सीरीज़ भी आती है। 6D सीरीज़ एक्टिनियम से स्टार्ट होती है और अननबियम तक कंप्लीट होती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम संक्रमण तत्व अर्थात ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का फिलअप अनयूनिक होता है तथा ये डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रेजेंट करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट में पार्शियली फिल्ड n-1 डी ऑर्बिटल पाया जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के आधार पर हम ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सबसे पहले स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21 होता है, यह D1 सिस्टम को फॉलो करता है। इसके बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम तक यह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सामान्य रूप से चलता है। किंतु क्रोमियम आने पर अगर आप ध्यान दें तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, किंतु इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 3D5-4s1। अर्थात यह एक असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जो कि अफवाहों में हमने पढ़ा था कि अफवाह रूल के अनुसार वे सभी ऑर्बिटल जो कि हाफ फिल्ड होते हैं वो स्टेबल होते हैं, उस आधार पर 3D5 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मैग्नीज, आयरन और कोबाल्ट तक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पुनः सामान्य रूप से चलता है। कॉपर अर्थात 29 पर यह परिवर्तन पुनः देखने को मिलता है कि 29 पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 3D10-4s1। यह भी एक असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है जो कि समर्थन करता है अबाउ प्रिंसिपल का। अर्थात अर्धपूरित ऑर्बिटल की तरह भी पूर्ण पूरित ऑर्बिटल तथा पूरी तरीके से भरे हुए ऑर्बिटल भी स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनमें पाए जाने वाले लास्ट अर्थात 72 कोष के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखे हुए हैं कि एलिमेंट्स के एटॉमिक नेचर के आधार पर उसे समझना। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में हम उनकी पाए जाने वाली फिजिकल स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं। सेकंड, एटॉमिक तथा आयनिक साइज के बारे में स्टडी करते हैं।
आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, फिर इनके द्वारा बनाए जाने वाले कलर्ड आयन, फिर इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तथा इनके द्वारा बनाए जाने वाले कॉम्प्लेक्स और कुछ इंटरस्टिशियस कंपाउंड्स। अब यदि हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आप सभी जानते हैं कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। समानतः ये सभी डक्टाइल होते हैं, अर्थात इन्हें पतली तारों में परिवर्तित किया जाता है। मेबल होते हैं अर्थात आघातवर्धनी होते हैं तथा साउंड वेव प्रोड्यूस करते हैं, अर्थात इन सभी एलिमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो आपके घर में पाई जाने वाली घंटियां जो होती हैं वो मेटल्स की बनी होती हैं, क्योंकि इनमें साउंड वेव उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। अब यदि हम इनकी मेल्टिंग पॉइंट को ध्यान से देखें तो आप समझ सकते हैं कि वे एलिमेंट्स, अर्थात ध्यान से देखिए, मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। जिनमें जितनी ज़्यादा अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है। इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होने के साथ साथ इनके मेल्टिंग पॉइंट में कमी आती जाती है। इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इस कारण भी इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे यह स्ट्रॉन्ग मेटेलिक कैरेक्टर प्रदर्शित करते हैं। अब यदि हम देखें तो इनकी हाई एंथैल्पी एटमाइजेशन अर्थात इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रवृत्ति, चूँकि ये सभी कैसे हैं, मेटल्स हैं, तो ये भी सेम रेंज को फॉलो करते हैं, अर्थात जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है तो ये बॉन्डिंग करते हैं और ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग बॉन्डिंग बनाते हैं, जिससे इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन अधिक होती है। अब यदि हम देखें इनकी एटॉमिक तथा आयनिक साइज, आप समझ सकते हैं प्रीवियस क्लासेस में आपको समझाया गया था कि एटॉमिक साइज का मतलब होता है न्यूक्लियस से आउटर सेल की दूरी। एटॉमिक साइज को अगर हम ध्यान से देखें, चूँकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता जाता है, इस कारण एटॉमिक त्रिज्या में कमी आती है। यह त्रिज्या स्कैंडियम से जिंक तक जाने पर लगातार घटती जाती है। अगर हम आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं तो आयनिक त्रिज्या का मतलब होता है जब किसी मेटल में से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाता है और वह एटम पॉजिटिव या निगेटिव आयन में परिवर्तित हो जाता है, तब उसके आउटर सेल की त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन यदि इलेक्ट्रॉन केटायन बनाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, पॉजिटिव चार्ज में परिवर्तित होता है, तब उसकी आयनिक त्रिज्या का मान कम हो जाता है, अर्थात नॉर्मल त्रिज्या से कैटायनिक आयनिक त्रिज्या का मान कम हो जाता है, अर्थात आयनिक साइज में भी कमी आती है। इसी तरीके से यदि कोई एलिमेंट एनायन बनाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तब उसकी आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। यहाँ इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि एटॉमिक रेडियाई के लिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ट्रेंड क्या है। यदि हम ध्यान दें तो स्कैंडियम का एटॉमिक साइज काफ़ी हाई होता है, जो कि लगातार आयनों की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है और आयनिक त्रिज्या का मान घटता है। 3D सीरीज़ के अनुसार ही 4D तथा 5D सीरीज़ के एलिमेंट भी इसी तरह के ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। अब आप ये चीज़ समझ ही चुके हैं कि न्यूक्लियर चार्ज अर्थात इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण ही आयनिक त्रिज्या तथा एटॉमिक त्रिज्या का मान लगभग बराबर और कम होता है।
यह शील्डिंग इफेक्ट से भी प्रभावित होता है। यदि हम 5D सीरीज की बात करें तो 5D सीरीज में विजुअली काफ़ी आयनिक त्रिज्या का मान काफ़ी कम होता है, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है। अब यदि हम ध्यान से समझें तो लेंथेनम के बाद 4f ऑर्बिटल्स आते हैं, जिनमें शील्डिंग इफेक्ट तथा पेनिट्रेटिंग इफेक्ट के कारण शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेटिंग इफेक्ट के कारण लेंथेनाइट संकुचन होता है, जिससे एटॉमिक त्रिज्या में काफ़ी कमी आती है। यदि हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है यदि किसी एटम जो कि गैसियस अवस्था में हो से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। यदि हम प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करें तो स्कैंडियम से जिंक तक मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब होता है कि एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान लगातार बढ़ता जाता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग इन न्यूक्लियर चार्ज के कारण इनर सेल लगातार बढ़ते हैं, और भरने की वजह से इनमें पेयरिंग होती है और इलेक्ट्रॉनों का निकलना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान लगातार बढ़ता जाता है। अब यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो डी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन अवस्था काफ़ी वेरिएबल होती है, अर्थात लगभग 3 तरह की ऑक्सीडेशन अवस्था डी ब्लॉक एलिमेंट के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यदि हम सामान्य रूप से देखें तो डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व +3 तथा +2 ऑक्सीडेशन अवस्था में पाए जाते हैं, जिन्हें हम सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था भी कह सकते हैं। तत्पश्चात यदि हम ध्यान दें तो कुछ एलिमेंट्स जैसे मैग्नीज और आयरन अधिकतम ऑक्सीडेशन अवस्था +6 और +7 को फॉलो करते हैं, जिसमें मैग्नीज एलिमेंट +6 ऑक्सीडेशन अवस्था को प्रदर्शित करता है। अतः मैग्नीज द्वारा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित किया जाता है, जिसे हम उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं। कुछ एलिमेंट्स जैसे कॉपर और स्कैंडियम जिंक ये काफ़ी लो ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रदर्शित करते हैं, जो सामान्यतः +1 और +2 तक संभव है। अर्थात डी ब्लॉक के एलिमेंट द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली ऑक्सीकरण अवस्था आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अनपेयर तथा पेयर अवस्था पर डिपेंड करता है। ये सभी डिफरेंट टाइप की ऑक्सीडेशन अवस्था प्रदर्शित करने के कारण ही कई प्रकार के कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। यदि हम +2 की ऑक्सीडेशन अवस्था को देखें तो स्कैंडियम से जिंक तक +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था भी आ जाती है। यहाँ पर +2 से मेटल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी आप ध्यान दें, इसका क्रम भी असामान्य होता है, जो कि स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम तक बढ़ता है और मैग्नीज में जाकर कम होता है। फिर आयरन कोबाल्ट निकिल कॉपर तक यह बढ़ता जाता है, जिंक पर आने पर यह पुनः कम हो जाता है। कलर्ड आयन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के आउटर सेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के कारण इनके अधिकांश एलिमेंट्स या इनके अधिकांश कंपाउंड कलर्ड होते हैं। यह कलर्ड एक्वस स्टेट या हम कहें लिक्विड स्टेट में
डिसॉल्व होने पर या फिर सॉलिड स्टेट में भी प्रदर्शित करते हैं, जिसका मूलतः कारण डी ब्लॉक में की स्प्लिटिंग और उनमें डी ब्लॉक के इनर ट्रांजिशन, जिसे हम कहते हैं डी ट्रांजिशन के कारण होता है। यदि आप ध्यान दें स्लाइड पर तो काफ़ी कलरफुल स्लाइड है और इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि अलग अलग एलिमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ तरह तरह के कलर को प्रदर्शित करते हैं। यदि हम स्कैंडियम ऑक्साइड की बात करें तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्कैंडियम के आउटर शेल पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, केवल एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए इसका कलर लाइट अर्थात श्वेत या वाइट होता है। जैसे जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वेनेडियम, मैंगनीज और कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, इन सब का कलर डार्क होता जाता है, जिसमें आप भली भांति परिचित होंगे कॉपर सल्फेट अर्थात CuSO4 से, जिसे आप सभी ने अपनी प्रयोगशाला में देखा होगा। यह समानता स्काई ब्लू कलर का होता है। अब यदि हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखें तो डी ऑर्बिटल्स के कारण ही हम इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और अगर हम डी ऑर्बिटल्स का अध्ययन करें तो आप ध्यान दे सकते हैं कि डी ऑर्बिटल अपनी ज्यामिति के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले डी के वे सभी ऑर्बिटल जिनके डंबल ऑन द एक्सिस होते हैं अर्थात एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम ईजी ऑर्बिटल्स कहते हैं। समानता इनके नाम dx² - y² dz² है। इसके अलावा तीन अन्य ऑर्बिटल्स जैसे dxy, dyz, dxz में ऑर्बिटल समानता एक्सिस के मध्य या बिटवीन द एक्सिस होते हैं, जिन्हें हम मुल्किन सिंबल में T2g कहते हैं। यदि आप ध्यान दें तो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों के अनपेयर्ड होने पर और बाह्य एनर्जी की उपस्थिति में डी ऑर्बिटल में एनर्जी डिफरेंस पाया जाता है, जिससे वह दो भागों में स्प्लिट हो जाते हैं। इसी स्प्लिट को हम डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग भी कहते हैं। किसी भी लिगेंड या एनायन की प्रेजेंस में यह स्प्लिटिंग संभव होती है। यह एनायन समानतः लिगेंड कहलाते हैं। उत्प्रेरकी गुण या कैटालिटिक प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक के अधिकांश एलिमेंट कई प्रोसेस में रिएक्शन को या रिएक्शन की स्पीड को आगे बढ़ाते हैं या उसे ख़त्म करते हैं अर्थात कैटालिटिक प्रॉपर्टी का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 कांटेक्ट प्रोसेस में, फिर हैवर विधि में आयरन, इसी तरीके से निकिल कैटालिटिक हाइड्रोजनेसिस में और कोबाल्ट सिंथेसिस ऑफ गैसोलीन में उपयोग में आता है। इनका मुख्य कारण इनमें पाए जाने वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तथा अनकम्प्लीटेड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल में सरफेस एरिया अधिक होता है, जिससे यह कैटालिटिक प्रॉपर्टी प्रदर्शित करते हैं। कुछ एग्जाम्पल: मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अर्थात चुंबकीय गुण। डी ब्लॉक के अधिकांश एलिमेंट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रदर्शित करते हैं। यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो भागों में डिवाइड होती है, जिसे हम अनुचुंबकी अर्थात पैरामैग्नेटिज्म तथा प्रतिचुंबकी डाई मैग्नेटिज्म भी कहते हैं। डाई मैग्नेटिक सबस्टांस वे सभी सबस्टांस होते हैं जो किसी भी प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं अर्थात अपोजिट होते हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक पदार्थ
अधिकांशतः मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं। यह प्रवृत्ति अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के कारण भी होती है। यदि हम एलिमेंट के डोमेन्स की बात करें तब भी हम इन्हें 3 मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे वर्गीकृत कर सकते हैं, अर्थात आयरन के बाद आने वाले अन्य एलिमेंट आयरन, कोबाल्ट, निकेल, ये सभी फेरोमैग्नेटिज्म प्रदर्शित करते हैं। फेरोमैग्नेटिज्म का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होने पर इनके इलेक्ट्रॉन डोमेन्स में एक तरह से अलाइन हो जाते हैं, जिसे हम बोर मैग्नेट्रॉन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के बढ़ने के साथ बी यू या फिर हम कह सकें म्यू का मान लगातार बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का चक्रण या स्पिनिंग एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में था, किंतु यदि मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तब इलेक्ट्रॉनों का डायरेक्शन एक सिमिलर साइड में होने लगता है। इसी तरह की प्रॉपर्टी को हम पैरामैग्नेटिज्म कहते हैं। यदि किसी एलिमेंट के छोटे छोटे पार्ट में अर्थात मेटल डोमेन्स में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एक सामान्यतः हो जाता है या अलाइनमेंट हो जाता है, तब वह फेरोमैग्नेटिज्म प्रदर्शित करते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर पाए जाने वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की सहायता से कैलकुलेट किया जा सकता है। स्लाइड में प्रदर्शित की जाने वाली टेबल में मैग्नेटिक बिहेवियर को उनके कैलकुलेटेड वैल्यू तथा ऑब्जर्व्ड वैल्यू के कंपैरिजन में प्रदर्शित किया गया है। डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। डी ऑर्बिटल में अधिक स्पेस होने के कारण यह सभी डिफरेंट टाइप के लिगेंडों के साथ जुड़कर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जिनका अध्ययन हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंतर्गत कर सकते हैं। अब यदि हम प्रॉपर्टी के आधार पर समझें तो मेटल आयन का साइज छोटा होता है तथा इसमें हाई आयनिक चार्ज पाया जाता है। समानता डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होने के कारण इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन की क्षमता अधिक पाई जाती है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियस कंपाउंड मेटल आयन या फिर हम कहें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा बोरान के साथ डायरेक्ट रिएक्शन कर इंटरस्टिशियस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये सभी कंपाउंड इनमें पाए जाने वाले एटॉमिक बॉन्ड के आधार पर क्लासिफाई किए जाते हैं। समानतः यह अपने स्ट्रॉन्ग या फिर हम कहें हार्ड होने के कारण काफ़ी उपयोगी होते हैं। यदि हम यहाँ पर देखें तो आयरन के साथ कार्बन मिलाने पर यह कार्बन स्टील में परिवर्तित होता है, जो कि एक हार्डेस्ट मटेरियल है जिसका उपयोग इस्पात के रूप में किया जाता है। एलॉय फॉर्मेशन डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व ठोस अवस्था में एक दूसरे के साथ मिलकर एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। एलॉय बनने के कारण इनके स्ट्रेंथ बढ़ती है और इन्हें कई प्रकार की उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसा कि समानता हम देख सकते हैं, गोल्ड ज्वेलरी में गोल्ड तथा सिल्वर को मिक्स करते हैं जिससे गोल्ड ज्वेलरी को स्ट्रेंथ मिलती है, प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। सॉफ्टनेस यदि समाप्त आपको होती है। यह प्रेजेंटेशन पसंद आई ब्रॉन्ज तो में लाइक कॉपर करें। तथा थैंक यू, टिन धन्यवाद। को मिलाया जाता है। इसी तरीके से ब्रास, जिसमें कॉपर तथा जिंक को मिलाते हैं, जो कि आप काफ़ी उपयोगी एलॉय है जिनका उपयोग डेली में किया जाता है।
स्टर्लिंग सिल्वर, जिसमें कॉपर तथा सिल्वर को मिलाया जाता है। कुछ मेटल्स के उपयोग, जैसे निकेल। निकेल का उपयोग स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है। वह बिना आयरन के बनने वाले नॉन फेरस एलॉय में भी इसका उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक प्लेटिंग में भी इसका उपयोग किया जाता है तथा स्टील बनाने में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले कई जगह पर ट्राइबुटेड इंजन में इसका उपयोग किया जाता था। इलेक्ट्रोप्लेटिंग अर्थात जो हमारे यूटेंसिल होते हैं उनकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए निकेल का उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें कोरोजन नहीं होता। और नेक्स्ट में आप देख सकते हैं बैटरीज में निकेल का उपयोग किया जाता है। ट्रांजिशन मेटल का अधिक उपयोग ब्रॉन्ज के बारे में भी आपको पता है कि ब्रॉन्ज एक उपयोगी एलॉय है जिसमें कॉपर के साथ टिन, अधिक मात्रा में सूक्ष्म मात्रा में लेड, एल्युमिनियम, सिलिकॉन एवं निकेल को मिलाया जाता है। कॉपर इसके पश्चात इसकी स्ट्रेंथ तथा टेंसाइल प्रवृत्ति अधिक होने के कारण इसका उपयोग कई तरह के यूटेंसिल, इलेक्ट्रॉनिक सब्सटेंस, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटर्स आदि बनाने में किया जाता है। यह सर्जिकल तथा डेंटल इंस्ट्रूमेंट बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। कॉपर स्टेनलेस स्टील मुख्यतः आयरन तथा क्रोमियम से मिलकर बना होता है। इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। रेल की पटरियाँ बनाने में, रेल के डिब्बे बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसे हीट करके इसे मनचाहे ढांचे में या मनचाहे टेम्पलेट में आप परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए इसका सार्वभौम उपयोग किया जाता है। यह रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहता है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होती है। इसमें करोजन नहीं होता है। अब कुछ बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ आयरन हमारे शरीर में पाए जाने वाले ब्लड के लाल रुधिर कण अर्थात आरबीसी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। हमारे शरीर में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन का सेंट्रल मेटल आयरन होता है, जो कि डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और ऑक्सीजन की डिमांड को बॉडी में पूरा करता है। या कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में आयरन चारों तरफ पोर फायरिंग से घिरा होता है और इसके साथ इसमें ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्ड से ही क्लियर होता है कि हीम अर्थात आयरन, ग्लोबिन अर्थात प्रोटीन। थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम डी ब्लॉक के एलिमेंट द्वारा बनाए जाने वाले कंपाउंड्स की स्टडी करेंगे और कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करेंगे। धन्यवाद।